गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ओके, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का। आपके एग्जाम के बाद आई थिंक पहला लेसन है ये, राइट? ओके, कोई बात नहीं, हमारा सिलेबस बहुत पीछे है, कोई इश्यू नहीं, हम खत्म भी कर देंगे सिलेबस को और आपको जो लेसन है सिलेबस में वो भी हम अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, तो इस बात का टेंशन मत लीजिए। ओके, आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में आपका लेसन है लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति। और इनके कोई लेखक नहीं है क्योंकि ये किसी के जीवन के बारे में लिखा गया है। तो उनका जो प्रकार है, गद्य का प्रकार जो होता है, जैसे कि निबंध होता है, वार्ता होता है, ऐसे ही ये गद्य का प्रकार है जीवनी। जीवनी यानी किसी के जीवन के बारे में लिखा हुआ। ओके, तो कोई लेखक नहीं लिखता, वो किसी के जीवन के बारे में किसी ने, कोई लेखक ने नहीं लिखा, उसमें समाविष्ट कर दिया गया है हमारे लेसन अभ्यासक्रम में कि हम उनके बारे में जाने। ओके, तो आज हम ऐसे ही सुधा मूर्ति के बारे में हम जानेंगे, जो कि एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने बिठाया है कि जाति भेद और जो लिंग भेद होता है ना, कि ये स्त्री है तो ये काम नहीं कर सकती, ये फील्ड में नहीं जा सकती, ये फील्ड में उनका क्या काम है, राइट? और पुरुष है तो पुरुष के लिए यही फील्ड है। जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल एक लाइव एग्जांपल है कि टीचर के फील्ड में अगर आप देखोगे कि ज्यादातर लेडीज आपको दिखाई देगी, तो ऐसा कहा जाता है कि लेडीज ज्यादा जो उनके लिए सेफ जो फील्ड है वो टीचर लाइन है, टीचिंग के लाइन है। और अगर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर हम कोई इंजीनियर के पद का बात करें तो वहां पे लोगों की मान्यता ऐसी है कि वहां पे पुरुष ही काम करेंगे, यानी कि वहां पे लेडीज अपना दिमाग नहीं चला सकती, या तो लेडीज के पास इतना दिमाग नहीं होता महिलाओं के पास कि वो टेक्नोलॉजी क्षेत्र में अपना सफलता हासिल कर सके और काम कर सके। आज भी लोगों की सोच है ऐसी, लेकिन बहुत सारा कुछ बदलाव भी आया है। और हमें जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आज महिलाओं को स्थान मिला है तो उनका योगदान, वो जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है वो सुधा मूर्ति जी ने दिया है। उनकी वजह से ही आज टेक्नोलॉजी क्षेत्र में, फील्ड में आज महिलाएं काम कर रही है और बड़े बड़े पद भी हासिल कर रही है। तो ये सुधा मूर्ति भी एक लेडीज ही है जो एक बहुत स्कॉलर स्टूडेंट हम कह सकते हैं उनको, कि वो बहुत ही पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी और उनका दिमाग भी पढ़ाई में बहुत अच्छा चलता था, क्लास में टॉप आती थी। तो ये जो सुधा मूर्ति जी थे वो एक बार, ओके, हम लेसन जो एक्सप्लेन करते हैं उसके पहले हम थोड़े उसमें वर्ड मीनिंग देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमें उसका इंग्लिश वर्ड्स तो पता होते हैं लेकिन उसी का हिंदी क्या होता है वो हमें पता नहीं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल हम इंटरव्यू ले लें, तो इंटरव्यू अगर कोई जगह पे हिंदी में एडवर्टाइज है तो वहां पे ऐसा लिखा होगा कि साक्षात्कार के लिए आपको उपस्थित रहना पड़ेगा। अभी हम विचार में पड़ जाते हैं साक्षात्कार यानी क्या, ओके। लेकिन अगर हमने पढ़ा हो उसका हिंदी मीनिंग, हिंदी वर्ड, तो हमें तुरंत ही लाइट होगी दिमाग में कि इंटरव्यू, साक्षात्कार यानी इंटरव्यू, ओके, डायरेक्ट मुलाकात, ओके। तो हम उसका वर्ड मीनिंग थोड़े बहुत देख लेते हैं। परिसर यानी आंगन, आंगन यानी कि हमारा जो आगे का, घर के आगे का थोड़ा आंगन जैसा होता है जहाँ पे हम बैठ सकते हैं, खुली हवा में बैठ सकते हैं, धूप खा सकते हैं, यानी कि खुली जगह थोड़ी। साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। त्याग पत्र, हम कहते हैं ना रिजाइन दे दिया, या तो उसने इस्तीफा दे दिया, तो इस्तीफा भी कह सकते हैं और उसको राजीनामा भी दे सकते हैं। गुजराती में हम कहते हैं राजीनामु आपी दीधुं, ओके। पेशकश यानी प्रस्ताव, प्रस्ताव यानी कि कुछ बात रखना, अपना जो प्रस्ताव है वो रखना किसी के सामने। अनुसंधान, अनुसंधान को हम इंग्लिश में यही कर सकते हैं कि रिसर्च। कोई एक फील्ड, कोई एक टॉपिक ले लो और उस टॉपिक में आप जांच पड़ताल करो
कि ये क्यों है, उसमें तथ्य क्या है, यानी कि क्या हकीकत है और वो कहाँ से आई है, यानी कि पूरी तरीके से जांच पड़ताल करना। ओके ओके, तो ये हो गए जो बहुत ही हार्ड मीनिंग थे वो मैंने लिखे हैं। ओके, तो अब हम लेसन की शुरुआत करेंगे। तो ये जो ये लेसन है उसमें यही बताया गया है कि सुधा मूर्ति जी ने जाति और लिंग भेद जो था उनको हटाकर एक नई दिशा दी, महिलाओं को एक नया क्षेत्र दिया काम करने के लिए। तो जिसकी वजह से वो आज आप देखोगे कि तो कोई भी फील्ड ऐसा नहीं है जहाँ पे महिलाएं काम नहीं कर सकती। जैसे कि अवकाश यात्री है, अवकाशयान है, वहां पे भी महिलाएं आज पहुंच गई है काम करने के लिए। साइंस के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, डिप्लोमा करते हैं लोग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सब कुछ फील्ड में वो लोग काम करते हैं। ओके, सिविल इंजीनियरिंग जहाँ पे ज्यादातर पुरुषों का ही प्रभुत्व होता है, वहां पर भी आज लेडीज अपना जो बुद्धि है उनके पास, जो ताकत है, जो शक्ति है, जो हिम्मत है उनमें, जो टैलेंट है वो दिखाती है सिविल इंजीनियरिंग में भी, यानी कंस्ट्रक्शन में भी अपना योगदान देती है। ओके, तो आज हम ऐसा ही पार्ट लेसन पढ़ेंगे सुधा मूर्ति। एक बार की बात है, 1974 की बात है। 1974 में ऐसा हुआ था कि उन्होंने एक एडवर्टाइज देखा और ये जो सुधा मूर्ति जी थे वो बेंगलुरु यानी कि बैंगलोर में एक भारतीय विज्ञान संस्थान की, यानी कि साइंस का जो इंस्टीट्यूट होता है उनकी छात्रा थी, यानी कि स्टूडेंट थी। तो उन्होंने उसके वो कॉलेज के ऊपर इंस्टीट्यूट के बाहर एक एडवर्टाइज देखा और उस एडवर्टाइज में ऐसा लिखा था कि टाटा कंपनी ने नोटिस बोर्ड पर एक लिखा था कि टाटा ऑटोमोबाइल कंपनी, जो टेल्को के नाम से जाना जाता है, वहां पे एक विज्ञापन था, एडवर्टाइज थी कि इंजीनियरिंग पद के लिए पुरुष उम्मीदवार अपना प्रस्ताव रखे, अपना इंटरव्यू के लिए उपस्थित रहे। और उसके नीचे वहां पे इंजीनियरों की आवश्यकता है ऐसा लिखा था और नीचे एक छोटी सी लाइन में ऐसा लिखा था कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे, यानी कि महिला उम्मीदवार इस इंटरव्यू के लिए अप्लाई न करें। यानी कि इसका सीधा मतलब यही है कि वहां पे इंजीनियरों की आवश्यकता तो है, लेकिन पुरुष इंजीनियर की, भले ही स्त्री उसके लिए कुशलता प्राप्त की हो, उसके फील्ड में पढ़ी लिखी हो, लेकिन वो स्त्री इस कंपनी में आवेदन नहीं कर सकती। ओके, तो ये बात जो सुधा मूर्ति जी है उनको थोड़ी खटकी कि ये क्या है, यानी अभी भी लोग, और इतनी बड़ी कंपनी है फिर भी वो लोग पुरुष, लेडीज और जेंट्स में भेदभाव रखते हैं और वो अभी भी मानते हैं ऐसी इतनी बड़ी कंपनी कि ये फील्ड में महिलाएं काम नहीं कर सकती। तो उनको ये बात बहुत सहन नहीं हुई, तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एक बार वो उन्होंने जो रतन टाटा, आपने नाम सुना ही होगा, टाटा कंपनी के जो प्रमुख है, जो चेयरपर्सन है, तो उन्होंने क्या किया, उनको पत्र लिखा, जे.आर.डी. टाटा का, जे.आर.डी. टाटा को पत्र लिखा और जो स्त्री पुरुष की असमानता है उसके बारे में उन्होंने लिखा वो पत्र में, और वो पत्र उस कंपनी को भेजा, वो कंपनी के एड्रेस पर। उसके बाद उन्होंने वो पत्र में ऐसा भी लिखा कि टेल्को जैसी कंपनी, यानी कि टाटा कंपनी, अगर स्त्री पुरुषों में असमानता देखती है तो ये शर्म की बात है कि इतनी बड़ी कंपनी है और ऐसा भेदभाव रखती है, जबकि उनको नहीं रखना चाहिए। यानी कि ऐसी सोच वाले भी वहां पर है इतनी बड़ी कंपनी में, तो उनको ये बात का दुख हो रहा था। तो उन्होंने ये पत्र लिखा और थोड़े दिन बाद ऐसा हुआ कि 10 दिन के बाद कंपनी के खर्च पर, यानी कि टेल्को कंपनी, उन्होंने अपने खर्च पर सुधा मूर्ति जी को पुणे शहर में इंटरव्यू के लिए बुलाया।
वहां पर उनका इंटरव्यू लिया, जो भी टेक्निकली जो भी क्वेश्चन थे उन्होंने उनको पूछे और सारे सवालों के जवाब उन्होंने दिए। जबकि सुधा मूर्ति को ये जॉब की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी वो स्कॉलर स्टूडेंट थी और उनको इंस्टीट्यूशन की तरफ से, वो कंप्यूटर साइंस पढ़ती थी, तो वो इंस्टीट्यूशन की तरफ से उनको स्कॉलरशिप मिलने वाली थी और विदेश में जाकर वो इस फील्ड में आगे पढ़ने के लिए जाने वाली थी। लेकिन ये बात सुनकर वो वहां पे ही अटक गई और उनको लगा कि ये जो असमानता है वो मुझे उस क्षेत्र में कुछ कार्य करना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में कोई भी ऐसा सोचे नहीं कि ये फील्ड में पुरुष ही काम कर सकते हैं और ये पर्टिकुलर फील्ड में स्त्री ही जा सकती है। यानी कि ये जो भेदभाव है उनको दूर करना विचार आया अपने दिमाग में कि ये इसके लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा, राइट। उन्होंने अपने से ही शुरुआत की। फिर क्या होता है कि कंपनी ने अपने खर्चों से पुणे शहर में बुलाया, पुणे में थे ये कंपनी, वहां पे बुलाया, सारे क्वेश्चन के आंसर उन्होंने सही दिए और उसके बाद उन्होंने तब एक जो इंटरव्यू लेने वाला था तो उन्होंने थोड़ा पूछा था, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पर तो इंजीनियर की फील्ड में आज तक मेन जो जगह है, ऑफिस है, हेड ऑफिस, वहाँ पे आज तक पुरुषों ही काम करते थे, तो कोई भी स्त्री वहां पे कार्य नहीं करती। अभी तक कोई भी स्त्री का उस पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। तो तब जाके सुधा मूर्ति जी ने कहा कि हाँ, उस इंसान ने ऐसा भी कहा कि तुम्हारे जैसी औरतों को, यानी कि ऐसे स्कॉलर है तो ऐसे टैलेंट है तो उनको कहाँ पे कार्य करना चाहिए, अनुसंधान के क्षेत्र में, यानी कि रिसर्च के फील्ड में काम करना चाहिए। तब सुधा मूर्ति जी ने कहा कि हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी, राइट। अगर यहाँ से अगर मैं शुरुआत नहीं करूंगी तो आगे जाके अपनी फैक्ट्री में कोई भी महिला काम नहीं कर पाएगी। ओके, ये बात सुनकर और ये जवाब सुनकर उनको जो मुख्य स्थल था जिनके लिए एडवर्टाइज आई थी कि जरूरत है, तो वहां पे उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने कहा कि बधाई हो, आप ही, यानी कि आपसे ही शुरुआत करते हैं और आपको ये जो पोस्ट है वो दी जाती है और आप काम शुरू कर सकते हो। उसके बाद टेल्को कंपनी में जो इंजीनियर के पद पर जो नियुक्त की जाने वाली जो महिला थी वो थी प्रथम महिला, यानी कि फर्स्ट लेडी, वो सुधा मूर्ति जी थे। थोड़े साल के बाद वहां पर, हाँ, उनका नाम था सुधा कुलकर्णी। ओके, हम उनको सुधा मूर्ति क्यों जानते हैं, वो शादी के बाद की उनकी सरनेम है इसलिए। थोड़े साल के बाद वहां पर उनका विवाह जो था वो टेल्को में ही एक इंसान था, उनका नाम था नारायण मूर्ति, उनके साथ विवाह हुआ और 8 सालों तक उन्होंने टेल्को में ही अपनी सेवाएं दी। उसके बाद वो 1982 में अपने पद से, यानी कि जो पद उनको दिया गया था वहां से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी कि रिजाइन कर दिया उन्होंने, और उसके बाद बेंगलोर में ही अपने पति के साथ, यानी कि नारायण मूर्ति के साथ इंफोसिस की स्थापना की। और इंफोसिस की स्थापना के बाद जो उनकी कंपनी जो थी वो दिन दोगुनी और रात चौगुनी, यानी कि बहुत तेजी से उनकी उन्नति हुई कंपनी की, क्योंकि नारायण मूर्ति भी बहुत टैलेंटेड थे और सुधा मूर्ति भी बहुत टैलेंटेड थे। तो दोनों अगर एक ही कंपनी में पति पत्नी है तो अपनी कंपनी को आगे ले जाने के लिए क्या नहीं करते होंगे, यानी कि रात दिन उन्होंने मेहनत की और कंपनी को आगे लिया और कंपनी ने ऐसा विकास भी किया। उसके बाद 1996 में इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से साल में वो चेयरपर्सन बनी इंफोसिस की। उसके बाद उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए, बच्चों के लिए भी काम किए, स्कूल का निर्माण किया। अपने आसपास के छोटे गांव में उन्होंने वो लाइब्रेरी खोली, करीब 3000 से भी ज्यादा उन्होंने लाइब्रेरी खोली।
प्लस बहुत से कंप्यूटर उन्होंने सरकारी स्कूलों में दिए, हर एक सरकारी स्कूल में उन्होंने कंप्यूटर बांटे ताकि बच्चे कंप्यूटर के क्षेत्र में आगे बढ़ सके, कंप्यूटर का नॉलेज ले सके। और उन्होंने हॉस्पिटल के क्षेत्र में भी, लेखन के क्षेत्र में भी काम किया, यानी कि अपना योगदान दिया। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। और 800 से भी अधिक गांव में उन्होंने कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया, यानी कि उन्होंने सामाजिक आसपास के गांव के लोगों को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, सामाजिक क्षेत्र में उनका विकास करने के लिए भी उन्होंने बहुत प्रयत्न किए। अपनी जो कंपनी से जो आवक होती थी, इनकम होती थी, उनका उपयोग वो अच्छे कार्य में भी करते थे। और इस तरीके से आसपास के गांव का भी विकास हो रहा था, जिसकी वजह से उनको बहुत सारे पुरस्कार भी मिले। और 13 पुस्तक यानी कि 13 पुस्तकों की लेखिका भी बनी, यानी कि उन्होंने 13 पुस्तकें भी लिखी हैं। और उनको स्टेट लेवल की तरफ से भी उनको पुरस्कार मिले थे, जिसमें से नाम है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमन ऑफ द ईयर 2002, राजलक्ष्मी पुरस्कार आदि। यानी कि बहुत सारे पुरस्कार भी उनको मिले, क्योंकि उन्होंने अच्छे काम भी किए थे, कंपनी भी खोली थी और आसपास के लोगों का विकास भी हुआ था। उनके वो क्षेत्र में भी उन्होंने अपना योगदान दिया। ओके, ये हुआ आपका लेसन। तो एंड में मैं यही कहना चाहती हूँ कि सुधा मूर्ति जी ने एक नया मार्ग और एक नई दिशा दी। और ये जो फील्ड महिलाओं के लिए ओपन नहीं था, जहाँ पे लोगों की मान्यता थी कि महिला ये फील्ड में काम नहीं कर सकती क्योंकि उनको वो क्षेत्र की स्किल डेवलपमेंट नहीं हुई है, उनके पास इतना टैलेंट नहीं है, तो वो जो फील्ड था उनके लिए भी वो फील्ड में दरवाजा खोल दिया महिलाओं के लिए भी, ताकि महिला भी उस कंपनी में अप्लाई कर सके और अपने पद हक के लिए लड़ सके और अपने में जो टैलेंट है उसके लिए पद हासिल कर सके, अपने टैलेंट पे बलबूते पर। ओके, ये जो और अंत में वही कहना चाहती है कि कोई भी मार्ग कठिन नहीं है, राइट। हाँ, लेडीज के लिए कुछ फील्ड में काम करना कठिन हो जाता है, लेकिन उस पर चलना भी जरूरी है। हाँ, अगर रुक गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम चलते गए तो हम कुछ हासिल कर सकेंगे। और जो जिस फील्ड में हमें कुछ पद हासिल करना है तो उसके लिए हमें मेहनत भी करनी पड़ेगी। ओके, यही था हमारा जो लेसन था, लेसन नंबर 8 सुधा मूर्ति। ओके, ये यहाँ पर खत्म होता है। और कहते हैं ना कि नारी शक्ति महान, कि कोई भी क्षेत्र, कोई भी फील्ड बाकी नहीं रखा है। हर एक फील्ड में डॉक्टरी देख लो, कॉन्ट्रैक्ट सिविल इंजीनियरिंग देख लो, और आज भी जिस फील्ड में अगर आप देखते होंगे कि जहाँ पे पुरुषों का अधिकार ज्यादा है, आधिपत्य ज्यादा है, वहां पे भी महिलाएं काम कर रही है। ओके, तो किसी को भी हमें छोटा नहीं समझना चाहिए और किसी को भी कहते हैं ना कि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, राइट। तो वही है। ओके, तो यहाँ पर आपका लेसन खत्म होता है। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।